हे गाइस, दिस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। आज मैं आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ाऊंगी फेडरलिज्म का। एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। इस चैप्टर में आपके पास केवल ये कुछ 6 टॉपिक्स है जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने खुद ये बुक लिखी है स्कोर 100 और मुझे पता है कि लास्ट ईयर पेपर्स में किस तरीके के क्वेश्चंस और कौन कौन से टॉपिक से आते हैं। तो ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है एंड आई कैन बेट यू इसके बाद आपको ये चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो यार स्टार्ट करते हैं आपके सबसे पहले टॉपिक से, जो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता क्या है? जैसे हमने आपके फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जब कभी भी हम पावर को एक से ज्यादा लेवल में शेयर कर देते हैं तो उसको फेडरलिज्म बोलते हैं। यानी कि व्हेन पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, आपका स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, आपका लोकल गवर्नमेंट हो सकता है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा हम कहीं पावर शेयर करते हैं उसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। यूजुअली यानी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो आपका फेडरलिज्म है वो 2 लेवल पे ही प्रैक्टिस होता है, यानी कि एक सेंट्रल लेवल होता है और एक स्टेट लेवल होता है। बट इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे फेडरलिज्म का एक 3rd लेवल भी है जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं या लोकल टीयर कहते हैं। ये होना क्यों इंपॉर्टेंट है इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे कि क्यों हमारे कंट्री में लोकल गवर्नमेंट भी है। तो इंडिया में बेसिकली एक 3rd टीयर भी है जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। अब जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो अलग अलग काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यूजुअली नेशनल इंटरेस्ट की चीजों को देखती है। फॉर एग्जाम्पल आपका डिफेंस देख लिया, आर्मी देख लिया। बट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यही है आपका फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म क्या है? जब पावर को हम एक से ज्यादा लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं उसको फेडरलिज्म कहते हैं। यूजुअली हर एक कंट्रीज में 2 ही लेवल्स होते हैं, बट इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे एक 3rd टीयर भी है या 3rd लेवल भी है जिसको लोकल गवर्नमेंट का नाम दिया गया है। तो आपका नेक्स्ट आता है यार फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस। ये 2 मार्क का या 3 मार्क का, कभी 1 मार्क का भी आ जाता है। तो देखो, फेडरल गवर्नमेंट सबको पता है क्या होता है, जिसमें पावर 2 से ज्यादा लेवल्स में डिवाइड होती है। तो यहां पे तो पावर्स 2 से ज्यादा लेवल्स पे डिवाइड है, बट यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। यूनिटरी गवर्नमेंट द पावर इज ओनली शेयर्ड इन 1 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। एक ही लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के पास सारी की सारी पावर्स होती है। और अगर एक कोई लेवल्स होते भी हैं, अगर सब यूनिट्स होती भी है, तो उनके पास ज्यादा पावर्स नहीं दी जाती है, वो सबऑर्डिनेट है। यानी जो सेंट्रल कहेगी वही इनको करना पड़ेगा। सो समझ आ गया कि फेडरल में पावर को 2 से ज्यादा लेवल्स में डिवाइड किया जाता है, बट यार यूनिटरी के केस में ऐसा नहीं है। यूनिटरी के केस में आपके पास एक ही लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के पास सारी की सारी पावर्स है, और अगर यूनिट्स है भी तो वो इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ऑर्डर नहीं कर सकती है फेडरल सिस्टम में कि तुम ये करो, तुम वो करो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। लेकिन यूनिटरी के केस में क्या है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो नीचे की यूनिट्स हैं वो ऑलरेडी सबऑर्डिनेट हैं, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर्स पास करेगी तो वो इजीली उनको ऑर्डर पास कर सकती है, उनको मानना पड़ता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविजनल और लोकल गवर्नमेंट, उनको ऑर्डर्स पास कर सकती है। 3rd क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी खुद की भी कुछ पावर्स होती हैं। उसका खुद का भी कुछ पावर्स है कि वो किन किन चीजों पर डिसीजंस ले सकती है। एंड इट इज नॉट, एंड इन दैट केस स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल टू द गवर्नमेंट। वो अपने डिसीजंस ले सकती है। बट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम होती है और वही डिसाइड करती है कि कौन कौन सी पावर्स उसके सब यूनिट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं और कितनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल सा है। फेडरल में 2 से ज्यादा लेवल के साथ पावर शेयर होती है। सेंट्रल में केवल यूनिटरी में एक ही गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और अगर उसके सब यूनिट्स हैं भी तो नेग्लिजिबल पावर्स है, यानी उन्हें करना वही पड़ेगा जो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी। ये अपने हिसाब से कोई भी पावर्स नहीं कर सकते, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना सकते हैं। ये आंसरेबल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट काम बोलेगी उतना ही करेंगे। लेकिन फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद की पावर्स होती है और वो कई चीजों पे अपने खुद के डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया, डिफरेंस पढ़ लेना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है कि कंट्री में फेडरलिज्म है, इसके क्या फीचर्स हैं, यानी किन किन फीचर्स के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कंट्री है ये फेडरल है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि कोई भी कंट्री जिसमें 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वही फेडरल कंट्री होगी। सो पहला पॉइंट ये है कि देयर आर 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो कंट्री क्या हो जाएगी, फेडरल हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि देखो सिंपल सी बात है कि डिफरेंट टीयर ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। यानी कि जितने, अब मान लो मैं कंट्री में रह रही हूँ, अब उसमें कितने भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो, बट इवेंचुअली वो गवर्न तो सेम सिटीजन्स को कर रही है। तो इनकी आपस में क्लैश ना हो, इसीलिए
ईच टीयर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन, उसका खुद का एक दायरा है कि वो कहाँ कहाँ पे डिसीजंस ले सकती है, ठीक है। तो ईच टीयर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन, ये दूसरा हो गया। थर्ड क्या है, अब ये ज्यूरिसडिक्शन स्पेसिफाइड कहाँ है। अब ज्यूरिसडिक्शन बोल देने से तो नहीं समझ आएगा कि मैंने बोल दिया नहीं भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की ये पावर्स हैं, सिर्फ बोल देने से तो ये पावर एक्सरसाइज होंगी नहीं, क्लैश हो सकते हैं। तो ये कहाँ पे ग्रांटेड है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड, यानी कि इट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो द ज्यूरिडिक्शन ऑफ ईच लेवल, यानी कि फेडरल कंट्री में कौन सी गवर्नमेंट कौन सी पावर्स एक्सरसाइज करेगी, वो ऑलरेडी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है और कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड है। फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि जितने भी फंडामेंटल प्रोविजंस है, जो भी आपके बेसिक पावर्स है, वो चेंज नहीं हो सकती। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे नहीं बोल सकती कि नहीं भाई हमें तो ये पावर एक्सरसाइज करनी है, इसे एलिमिनेट करो। तो नो रूल्स कैन बी चेंज सिंगल हैंडेडली और यूनिलैटरली। इन दैट केस यू नीड कंसेंट ऑफ बोथ द टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब इन केस बाय चांस, वैसे तो सब कुछ स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको पता भी है कि आप कहाँ कहाँ पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हो, आपका ज्यूरिसडिक्शन कितना है, बट इन केस अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई क्लैश हो जाता है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट विल एक्ट एज एन एम्पायर, सुप्रीम कोर्ट विल कम इन प्ले और वही क्या करेगी, इन मैटर्स पे डिसीजन लेगी और सारे के सारे डिस्प्यूट्स को सेटल करेगी। अब 6 पॉइंट है कि जो रेवेन्यू का सोर्सेज है, देखो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और टारगेट्स को फुलफिल करने के लिए रेवेन्यू लेना पड़ेगा। तो इसीलिए बोला गया है कि रेवेन्यू का सोर्सेज डिफरेंट लेवल में ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि भाई तुम कहां कहां पे टैक्सेस ले सकते हो, हम कहां कहां से अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू स्पेसिफाइड। और लास्ट पॉइंट है कि 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फेडरलिज्म के। सबसे पहला ये है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी, यानी कंट्री में जो यूनिटी है उसको प्रमोट करके रखना, उसको बचा करके रखना, ठीक है। टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करना, उसे बचा करके रखना। दूसरा पॉइंट है अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। फेडरल कंट्री में क्या है, अब तुम बताओ, इंडिया जैसे कंट्री है, हर कोई इंसान अलग लैंग्वेज बोलता है, हर कोई इंसान का अलग कल्चर है, तो उनको अकोमोडेट करके रखना, इकट्ठे करके रखना और एक साथ रखना ही फेडरलिज्म का क्या है, मोटिव है। इसीलिए पावर को शेयर किया जाता है ताकि कोई भी हमारी कंट्री में सेक्लूडेड फील ना करे और लोग आपस में मिल बांट के रहें, ठीक है। तो 7 सिंपल पॉइंट्स है, बहुत इजी है। सबसे पहले पावर हमेशा 2 या 2 से ज्यादा टीयर में शेयर होती है। दूसरा, हर एक गवर्नमेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट का अपना खुद का जुरिडिक्शन होता है जो स्पेसिफाइड होता है। थर्ड पॉइंट है कहाँ स्पेसिफाइड होता है, इट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ पॉइंट है कि कोई भी फंडामेंटल प्रोविजन है वो चेंज नहीं हो सकता, इनकेस चेंज करना भी होता है तो उसमें दोनों लेवल ऑफ द गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए होता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट होता है, इन केस को इनके बीच में डिस्प्यूट्स होता है दोनों लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट हैज द अथॉरिटी कि वो क्या कर सके, उस पर अपना डिसीजन सुना सके। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू स्पेसिफाइड है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए। और लास्ट पॉइंट ये है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव्स है, तो फेडरलिज्म हैज 2 ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द नेशन, नेशन की यूनिटी को बना के रखना, और दूसरा है कि रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करके रखना। ये टॉपिक डन। तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यानी कि फेडरेशंस के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर क्या होता है यार, बहुत सिंपल है, एज द नेम सजेस्ट कमिंग टुगेदर। इसमें बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स आपस में आते हैं, मिल जाते हैं टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। सो डिफरेंट यूनिट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, उसको हम कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, यूएस से तुमने देखा होगा बहुत सारे स्टेट्स कंबाइन हो गए, देन दे फॉर्म्ड अ नेशन जिसको उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला। और इसके 2 और एग्जांपल्स है, उसका निमोनिक्स तुम कैसे ये लर्न कर सकते हो, जस्ट लर्न यूएसए। यूएसए में ही यू से यूएसए हो गया, एस से स्पेन हो गया, ए से ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये जो 3 कंट्रीज हैं ये आपको एग्जांपल्स में लिखनी है, जितने ज्यादा एग्जांपल्स उतने ज्यादा मार्क्स, ठीक है। अब ये आते क्यों हैं यार, मेजरली अलग अलग स्टेट्स तो थे ही, इनको साथ क्यों आना पड़ता है, इसका रीजन ये है टू इंक्रीज सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए। अगर यार छोटे कंट्री, छोटे छोटे स्टेट्स रहेंगे तो ज्यादा जल्दी अटैक हो सकता है, ज्यादा जल्दी कोई इन पे क्या कर सकता है, अपने साथ ऐड करने की कोशिश कर सकता है। तो अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए, इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए ये क्या होता है, साथ में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हर एक स्टेट के पास खुद की पावर्स है, यानी ए स्टेट के पास खुद की पावर्स है, बी स्टेट के पास खुद की पावर्स है, सी की खुद की, डी की खुद की, यानी कि हर एक स्टेट की अपनी अपनी इंडिविजुअल पावर्स है, बट ये सब इकट्ठे हो गए हैं एक बिगर यूनिट बनाने के लिए। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट का डिसमिस नहीं कर सकती। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने सिंगल हैंडेडली कोई डिसीजन लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि वी डू नॉट एक्सेप्ट योर डिसीजन, या दे कैन नॉट डिसमिस द जो आप उनका डिसीजन होता है, दे कैन नॉट डिसमिस, ठीक है। कमिंग होल्डिंग टुगेदर में ऑपोजिट होता है। होल्डिंग टुगेदर में जब बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज क्या करती हैं, अपनी पावर्स को शेयर करती हैं,
कंट्री को होल्ड करके रखने के लिए, जैसे इंडिया का बहुत पॉपुलेशन है, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, तो क्या किया है इंडिया में कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स को थोड़ा थोड़ा स्टेट को भी दे दिया है ताकि वो सब साथ में रहे। अदरवाइज तो स्टेट्स बोलेंगे कि नहीं भाई हम तो अपना डिफरेंट नेशन बनाना चाहते हैं, तो रीजनल ऑटोनॉमी ना आए, इसीलिए जब लार्ज कंट्री क्या करती है अपने पावर्स को डिसाइड करती है डिवाइड करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है, इंडिया और बेल्जियम। अब इसमें क्या होता है, ये क्यों अपनी पावर डिसाइड वो करते हैं, डिवाइड करते हैं, इनका पर्पस था कि इनको सिक्योरिटी बढ़ानी है। इसका क्या पर्पस है, ताकि ये क्या कर सके, अपने डाइवर्स रीजन्स और कल्चरल डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट कर सके, साथ में रख सके। और इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट होती है, यानी ज्यादा रूल कौन कर सकता है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स है और स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर सकती है, बट इवेंचुअली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर्स। और लास्ट में ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस केस में स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन को डिसमिस कर सकती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स है, आपको याद रखने हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है, दिस टॉपिक इज ऑल्सो डन। अब नेक्स्ट यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा, मैंने पूरे आंसर्स के फॉर्म में ही ये टॉपिक लिख दिया ताकि तुम सीधा इस क्वेश्चन को उठाओ और आंसर सीधा यही देख करके लिख सकते हो। तो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, हमने फीचर्स तो पढ़ लिए, उन्हीं फीचर्स में से कुछ कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो इंडिया में भी होंगे जिस वजह से वो एक फेडरल कंट्री है, तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंडिया में यार 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट भी है जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। उसके बारे में लास्ट में पढ़ेंगे, बार बार बता रही हूं। लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन से, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, तो पहला फीचर डन। सेकंड क्या है कि हर एक लेवल ऑफ द गवर्नमेंट का खुद का ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कहां पे वो अपने, उनका खुद का एक दायरा डिसाइड है, स्पेसिफाइड है, और ये इसके लिए उन्होंने 3 लिस्ट बना दी है कॉन्स्टिट्यूशन में। वो 3 लिस्ट कौन सी है, पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है कि जितने भी कंट्री के यूनियन लेवल यानी कि नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपके यूनियन लिस्ट में होते हैं, और इसमें केवल यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है, यानी कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजंस ले सकती है। इसमें आपके फॉरेन अफेयर्स आ गया, बैंकिंग आ गया, डिफेंस आ गया, एटसेट्रा आ गया। फिर आते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में सारे स्टेट लेवल के जो मैटर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यार लोकल या स्टेट लेवल, अब पुलिस है, पुलिस तो नेशनल लेवल पे नहीं हो सकती, हर एक स्टेट की अलग अलग पुलिस होनी चाहिए, लोकल लेवल पे अलग अलग पुलिस होनी चाहिए, तो पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब। और स्टेट लिस्ट में केवल स्टेट गवर्नमेंट डिसीजंस ले सकती है। फिर आती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे टॉपिक्स हैं जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों के कॉमन इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल यार एजुकेशन, अब एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट हो गया क्योंकि इस पे स्टेट गवर्नमेंट भी डिसीजंस ले सकती है और यूनियन गवर्नमेंट भी डिसीजंस ले सकती है, ठीक है। मैरिज हो गया, बोथ कैन मेक लॉज, यानी कि इस केस में दोनों लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट लॉज बना सकते हैं, और अगर कोई बाई चांस कंफ्लिक्ट हो जाता है इन दोनों के बीच में तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी वही फाइनल होता है। बाई चांस अगर भीड़ गए, नहीं भाई ये लॉ बनाओ, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि लॉज तो दोनों बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकता है, यूनियन भी बना सकता है। मान लो स्टेट ने बोला नहीं हमें ये लॉ नहीं, इसको ऐसे बनाओ, यूनियन ने बोला नहीं ये वाला लॉ बनना चाहिए, तो अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो बिकॉज हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सुपीरियर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन विल प्रोसीड, वही उसका डिसीजन जो हो जाएगा वो फाइनल होगा। तो ये 3 लिस्ट होती है। पहले वाले टॉपिक में दीदी हमने क्यों नहीं पढ़ा स्टेट गवर्नमेंट, ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये लिस्ट, इसको फीचर्स में हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम एक जनरल की बात कर रहे थे कि अब वो फेडरल तो बेल्जियम कंट्री भी है, तो इसलिए हमने इसको स्पेसिफाई नहीं किया पहले वाले जब हमने फीचर्स पढ़े। यहाँ पे हम स्पेसिफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। एक और सब्जेक्ट्स होते हैं जो होते हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स, यानी ऐसे सब्जेक्ट्स जो यार कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इमर्ज हुए, दैट इमर्ज विद टाइम। फॉर इंस्टेंस आपका कंप्यूटर हो गया, आईटी हो गया, तो उन सारे एक लिस्ट और बनी, उस पे सारे डिसीजंस आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, उन्हीं के पास अथॉरिटी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब तीसरा देखो यार, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, इसको आप ऐसे लिखते हो, इंडिया प्रैक्टिसेस होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कैसे? इंडिया में क्या किया कि वो इक्वल पावर्स नहीं देता है, इंडिया में हर एक किसी को इक्वल पावर्स नहीं है, कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पावर्स हैं या स्पेशल फीचर्स है। फॉर इंस्टेंस स्पेशल पावर्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको क्या है, स्पेशल पावर्स दे रखे हैं। क्यों उसको स्पेशल पावर्स क्यों दिए? क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक कल्चर है, एक स्पेसिफिक तरीका है रहने का, वो अलग ट्राइबल पॉपुलेशन है या जो भी है, इस वजह से उनको स्पेशल पावर्स दी है, सो दैट दे डू नॉट फील सेक्लूडेड। ऊपर से वहां के कंडीशंस भी, ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी बहुत चैलेंजिंग है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे स्पेशल पावर्स ग्रांट हुई थी। पहले जम्मू कश्मीर हैड द स्टेट स्पेशल
पावर, ठीक है, आर्टिकल 371। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इनको स्पेशल पावर्स के रूप में क्या दिए, रिजर्वेशन है इन लोगों को। दूसरा, इनकी राज्यसभा में जो सीट्स है, इनके लिए एक्स्ट्रा सीट्स है राज्यसभा में। फिर है आपका यूनियन टेरिटरीज। अब यूनियन टेरिटरीज को स्पेशल पावर्स क्यों है यार? यूनियन टेरिटरीज उन सारी जगह के लिए था, फॉर एग्जांपल उनको ना तो हम स्टेट के साथ मर्ज कर पाए क्योंकि वो बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर्स रखते थे, ना उनको इंडिपेंडेंटली छोड़ सकते थे क्योंकि वो स्टेट बनाने के लिए बहुत छोटे थे। तो इस वजह से उनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया। अब गोवा को देखो, गोवा को हम किसी स्टेट के साथ मर्ज थोड़ी कर सकते हैं। गोवा बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, उसके बिल्कुल डिस्टिंक्ट क्वालिटीज है, वहाँ के लोग बिल्कुल अलग हैं, वहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशंस बहुत अलग है। जैसे पहले क्या किया था, यूपी और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को साथ में मर्ज कर दिया था, बट विथ टाइम समझ आया कि यार ये ज्योग्राफिकल फीचर्स तो बिल्कुल डिफरेंट है, यूपी बिल्कुल प्लेन्स है, उत्तराखंड में बिल्कुल हिल्स एंड एवरीथिंग है, तो वो इसीलिए उनको भी बाद में हटा दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो होल्डिंग टुगेदर में आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ईजी। जैसे हमने बोला था, इनकेस अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, दैट कैन नॉट बी डन, और अगर करा भी जाएगा तो उसके दो कंडीशंस है। पहला क्या है कि आपको बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट को टू थर्ड ऑफ द मेजोरिटी चाहिए, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों से आपकी 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपको जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर है उनसे भी आपको एटलीस्ट हाफ मेजोरिटी चाहिए ही चाहिए है। बचे हुए स्टेट लेजिस्लेचर से हाफ मेजोरिटी, अगर इतनी मेजोरिटीज मिल जाती है तो ही आप कॉन्स्टिट्यूशंस में किसी भी सॉर्ट ऑफ अमेंडमेंट को कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो जुडिशरी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जुडिशरी मतलब हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी डिस्प्यूट्स होता है तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टेक्स द डिसीजन टू रिजॉल्व दैट। लास्ट में यह है कि जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों ही अपने लेवल पे टैक्सेस को ले सकते हैं, दे कैन चार्ज टैक्सेस फ्रॉम द पीपल, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और ड्यूटीज को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। ठीक है, ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो 6 पॉइंट्स हो गए। अब फटाफट से यार एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इंडिया फेडरल कंट्री क्यों है। सबसे पहला है कि हमारे कंट्री में 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट है, इसीलिए इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यूनियन, स्टेट, लोकल लेवल। सेकंड क्या है कि हर एक पावर, हर एक गवर्नमेंट का खुद का अपना जुरिस्डिक्शन है, और वो कहाँ मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में। इन 3 लिस्ट के अंडर जो है यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। यूनियन में जो नेशनल लेवल के इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, स्टेट में स्टेट लेवल की इंपॉर्टेंस या लोकल लेवल की इंपॉर्टेंस की जो भी चीजें हैं वो स्टेट लिस्ट में है। वो स्टेट गवर्नमेंट उन्हीं पे लॉज बना सकती है, उन्हीं पे डिसीजंस ले सकती है। फिर कॉन्करेंट लिस्ट आता है जिसमें दोनों ही डिसीजंस ले सकते हैं, दोनों ही लॉज बना सकते हैं। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशंस के बनने के बहुत बाद में इमर्ज हुए, उसमें रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स, इसमें केवल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। अगर ऐसा आंसर लिख दिया तुम्हारे नंबर कोई नहीं काट सकता। थर्ड है, हमारी इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस प्रैक्टिस करती है, यानी कुछ ऐसी प्लेसेस है जहां पे एक्स्ट्रा पावर्स दे दी गई, जैसे आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए आपके सारे के सारे, जम्मू कश्मीर के पास पहले स्पेशल पावर थी, यूनियन टेरिटरीज हो गई। ये सारा एक्सप्लेनेशन आप इसमें लिख सकते हो। यूनियन टेरिटरीज क्यों बना दी गई, क्योंकि वो बहुत स्मॉल थी, उनको स्टेट भी नहीं बना सकते थे हम, और वो ऐसी थी कि वो इतनी डिस्टिंक्टिव थी कि उनको किसी के साथ मर्ज भी नहीं कर सकते थे। सेम है कि अमेंडमेंट नहीं कर सकते, करना होगा तो हमें मेजोरिटीज चाहिए होगी दोनों हाउसेज से, और दूसरा उसके बाद हमें किस चीज से मेजॉरिटी चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर से हाफ ऑफ द मेजॉरिटीज चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट भाई सारे प्रैक्टिसेस को देखते हैं, कुछ इनके बीच में डिस्प्यूट होता है तो दे रिजॉल्व द डिस्प्यूट, और लास्ट में है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपने चार्जेस ले सकते हैं। अब आया वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्यों भाई, क्यों, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, कि कैसे आपका जो फेडरलिज्म है वो इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका आंसर ही मैंने कंप्लीट लिख दिया है रादर देन आपको पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने के। ठीक है, इसका यही रीजन है कि आपसे ये मिस ना हो। तो भाई 3 चीजें हैं जिस वजह से हम बोल सकते हैं, मतलब जिससे हम बता सकते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो इन 3 तरीकों से किया जाता है। पहला है आपका लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी कि इंडिया जैसे ही इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद यार हमारी जो स्टेट बाउंड्रीज थी उसको दोबारा से बनाया गया। हमने दोबारा से स्टेट बाउंड्रीज को बनाया, बहुत सारे स्टेट्स को डिवाइड किया। किस बेसिस पे डिवाइड किया, कि वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कौन से कैसा कल्चर है उनका, कैसे ज्योग्राफिकल एरियाज में रहते हैं, तो उस हिसाब से इन सबको डिवाइड कर दिया गया था। ये करा क्यों गया था, द आइडिया वाज टू मेक श्योर कि जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो सेम स्टेट्स में रह सकें। और ये करना अच्छा ही तो है यार, जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं या सेम तरीके के हैं उनको अगर एक जगह रख दिया तो एडमिनिस्ट्रेशन तो ईजी हो जाएगा, उस जगह में लोगों को डील करना और ज्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है,
तो इनिशियली तो ये लगा था कि ऐसा करने से क्या हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी इंडिया में, बट ऐसा हुआ नहीं और इंडिया ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट किया लिंग्विस्टिक स्टेट्स के फॉर्म में, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बना करके। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी। अब देखो इंडिया में यार कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हर एक कंट्रीज में नेशनल लैंग्वेज होती है, बट इंडिया डू नॉट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, और हिंदी के साथ साथ अब इसमें भी हिंदी लैंग्वेज तो है बट गवर्नमेंट फोर्स नहीं करती है। आपने देखा होगा कि कभी गवर्नमेंट फोर्स थोड़ी करती है कोई किसी इंसान को कि नहीं तुम हिंदी में ही बात करो, तो यू कैन नॉट फोर्स ऑल्सो। उसके अलावा भी 21 ऐसी लैंग्वेजेस और हैं जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया गया है। मोस्टली क्या है, हमारे कंट्री में हर एक स्टेट के पास अपना लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं, तो उनका जो बेसिक गवर्नमेंट का काम है या जो फंक्शनिंग होती है वो उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी यूज कर सकते हैं। अपना डे टू डे एक्टिविटीज या वहां के जो लोग हैं, लॉज है, गवर्नमेंट है, उनसे वो अपने लैंग्वेज में डील कर सकते हैं, तो अपने ऑफिशियल पर्पसेस के लिए भी वो उस लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। पहले क्या था, इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, बट 1965 में गवर्नमेंट ने इंग्लिश को रिमूव कर दिया था एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, बट उस केस में उन्हें दोबारा से लेकर के आना पड़ा, क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे स्टेट्स में लोग बोलते हैं जो हिंदी नहीं बोल सकते, जैसे कि आपका साउथ इंडियन स्टेट्स, तो उसको वापस से लेकर के आया गया लैंग्वेज को, यानी इंग्लिश को दोबारा से गवर्नमेंट ने वापस ले आए। लास्ट था यार सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि यार पहले क्या होता था ना, मोस्टली हमारे कंट्री को बहुत टाइम तक एक ही पार्टी ने रूल किया है, कांग्रेस रूल करती थी, तो सेंटर में भी वही होती थी, और क्योंकि अब वो मेजोरिटी में होती थी तो मोस्टली स्टेट्स में भी आपकी वही गवर्नमेंट आती थी। अब इससे होता क्या था कि कई बार ऐसा देखा गया था कि सेंटर अपनी पावर्स को मिसयूज करती थी, यानी अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में कोई दूसरी गवर्नमेंट होती भी थी जो कांग्रेस के अलावा कोई गवर्नमेंट होती थी, तो वो उसको पावर एक्सरसाइज नहीं करने देते थे। क्यों? इसीलिए ताकि अगले इलेक्शंस में उनको वहां से एलिमिनेट कर दिया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट वाली ही सरकार स्टेट गवर्नमेंट में आए। ऐसा बहुत टाइम तक चला, बट फिर क्या हुआ, 1980 के टाइम में कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होना शुरू हो गई, यानी कि बहुत सारी पार्टीज आ गई, तो इसीलिए कोई भी पार्टी सिंगल हैंडेडली मेजॉरिटी नहीं जीत पाई। इस वजह से बहुत सारी पार्टीज आने की वजह से तब जाकर के क्या हुआ कि इन लोगों को मिल करके कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ती है। जैसे यूपीए हमारे अभी कंट्री में चलता है, बीजेपी ने बहुत सारे लोगों के साथ अलायंस किया हुआ है, इधर अलायंस करते हैं कई बार। जैसे 2014 में जब मोदी जी जीते थे तो फुल मेजॉरिटी से जीते थे, तो ऐसा ही बाद में कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होने लगी। इसके बाद से जो ये स्टेट और सेंट्रल रिलेशंस हैं ये इंप्रूव हो गए, क्योंकि अब मेजॉरिटी कोई नहीं जीतता था तो इनको सारे पार्टीज की सुननी पड़ती थी, ये सिंगल हैंडेडली मेजॉरिटी में नहीं थे। तब उस टाइम पे ये सारे की सारी जो चीजें हैं वो पावर शेयरिंग हमारे कंट्रीज में बेटर हो गई थी कोलिशन गवर्नमेंट के आने के बाद। और इसी के बाद भी ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इसको और ज्यादा हार्ड कर दिया कि कोई अपनी पावर्स को मिसयूज कर सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पे कांस्टेंट अपना सुपरविजन रखती है। आपका लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का मतलब क्या होता है? देखो, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है, व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड शेयर्ड टू द लोकल गवर्नमेंट, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि जब पावर को हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के उसको लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं, उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है, यानी क्यों डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन के फायदे क्या है? सबसे पहला फायदा क्या है कि जो लार्ज नंबर ऑफ इशूज है, तुम खुद सोचो यार, इंडिया जैसे बड़ी कंट्रीज में डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? इतने सारे कंट्रीज में इतना पॉपुलेशन है, अब स्टेट में कोई बंदा बैठा है उसको थोड़ी पता है यार हमारे लोकल लेवल पे, ग्रास रूट्स लेवल पे क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है। इसीलिए हमारा डिसेंट्रलाइजेशन आया, डिसेंट्रलाइजेशन प्रैक्टिस होना स्टार्ट हुआ। इसके एडवांटेजेस क्या थे कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो केवल लोकल लेवल के बंदों को ही पता होता है, वही बेस्ट सेटल कर सकते हैं। आप कोई कुएं की परेशानी आ गई तो आप थोड़ी जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे हैं उनको क्या पता है कि उस गांव में उस कुएं की प्रॉब्लम को कौन बेहतर रिजॉल्व कर सकता है? वो तो यार ऑब्वियसली लोकल लोगों को पता होगा। सो दैट इज वाई लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज जो अराइज होते हैं या प्रॉब्लम्स अराइज होती है वो बहुत अच्छे तरीके से लोकल लेवल पे ही सेटल हो सकती है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अच्छा नॉलेज है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का एक बेनिफिट ये है। दूसरा, उन्हें पता होता है कि कहाँ पे उन्हें पैसा स्पेंड करना है। दे नो वेयर टू स्पेंड मनी एंड मैनेज थिंग्स एफिशिएंटली। उनको पता है कहाँ पैसे देने हैं, कितने पैसे देने हैं, चीज़ों को कैसे एफिशिएंटली मैनेज करना है, क्योंकि वो उसी जगह पे रहते हैं। थर्ड है कि लोकल लेवल पे पावर शेयर करने से दो फायदे हुए। सबसे पहले तो जो लोग हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने लगे डिसीजन मेकिंग में। दे डायरेक्टली स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। अब वो भी डिसीजन ले सकते थे अपने गाँव के लिए क्या बेहतर है, उन्होंने डिसीजंस लेना स्टार्ट किया। सेकंड ये था कि उनके अंदर एनकरेज हुआ। क्या एनकरेज आया?
पार्टिसिपेट, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने के लिए वो एनकरेज होना शुरू हुए, यानी एनकरेज हुए। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट को नहीं पता होते हैं या बहुत ऊपर के लोगों को नहीं मालूम होते, तो वो गांव के लोग ही बेटर कर सकते हैं, इसलिए पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, शेयर कर दिया। क्योंकि तुम देखो ना, इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जितने इंडिया के कुछ कुछ स्टेट्स हैं उतना तो कई कई कंट्रीज की पॉपुलेशन, जैसे यूके की पॉपुलेशन 1.6 CR है। अब तुम देखो इतनी पॉपुलेशन तो हमारे बहुत सारे स्टेट्स में है, तो ये चीजें दिमाग में रखना। अब क्या हुआ यार, कुछ स्टेप्स लिए। देखो पहले क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन तो आ गया, बट डिसेंट्रलाइजेशन यार प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा था इंडिया में। क्यों? क्योंकि यार कभी उसको सीरियस ही नहीं लिया गया, स्टेट गवर्नमेंट कभी इलेक्शंस नहीं कराती थी, कभी कुछ नहीं करती थी, तो वो लॉन्च तो हो गया था बट प्रैक्टिस नहीं हो रहा था। इसीलिए कुछ स्टेप्स लिए गए इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन के लिए 1992 में। सो 1992 में कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ चेंजेस आए, कुछ स्टेप्स लिए गए ताकि हम डिसेंट्रलाइजेशन को और पावरफुल कर सकें। और वो स्टेप्स क्या थे, ध्यान से सुनना। सबसे पहला ये था कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया था, यानी पहले तो बस बोल रहे थे, कोई कर नहीं रहा था, तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया था कि भाई अब से आपको रेगुलर इलेक्शंस करवाने ही करवाने हैं, लोकल गवर्नमेंट के लिए रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। दूसरा बताया कि रिजर्वेशन हो जाएगी सारी सीट्स की, जितने भी इलेक्टेड बॉडीज हैं उनमें कुछ सीट्स की रिजर्वेशन होगी, किसके लिए, SCs, STs एंड OBCs के लिए। थर्ड था कि 1/3 ऑफ सीट्स जो है वो हमारी विमेन के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। फोर्थ था कि जितना भी स्टेट कमीशन है, जैसे स्टेट इलेक्शंस कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, वैसे लोकल इलेक्शंस कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। तो बोल दिया गया कि जो स्टेट कमीशन है वो बना दी गई कि अब तुम्हें यहाँ पे इलेक्शंस कराने ही होंगे। हर एक स्टेट में एक स्टेट कमीशन बना दी जो जिन्हें रिस्पॉन्सिबल कर दिया गया वहां पे रेगुलर इलेक्शंस कराने के लिए। लास्ट था कि स्टेट गवर्नमेंट को यह बोला गया कि आपको अपने कुछ पावर्स और रेवेन्यू क्या करने हैं, शेयर करने हैं लोकल गवर्नमेंट्स के साथ, शेयर वेरियस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब वो कितना शेयर करना है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता था। तो ये 5 पॉइंट्स थे। सबसे पहले मैंडेटरी हो गया इलेक्शंस कराना, सीट्स रिजर्व हो गई SCs, STs एंड OBCs के लिए, 1/3 ऑफ द सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर विमेन। उसके अलावा आपका स्टेट कमीशन बना दी गई हर एक स्टेट्स में, जो अब इलेक्शंस कराएगी, पंचायत लेवल की, म्युनिसिपल लेवल की। और लास्ट में आपके स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया गया कि भाई तुम्हें कुछ रेवेन्यू और कुछ अपने पावर्स को लोकल लेवल पे भी देना है। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक है जो है लोकल गवर्नमेंट। तो ध्यान से समझो, लोकल गवर्नमेंट यार 2 तरीके की होती है। ये लास्ट टॉपिक है आपका कि लोकल गवर्नमेंट जो मैं कह रही थी 3rd टियर आपके कंट्री का। लोकल गवर्नमेंट यार 2 तरीके की है, रूरल लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। जो रूरल की लोकल गवर्नमेंट है उसको हम पंचायती राज बोलते हैं, और जो अर्बन की लोकल गवर्नमेंट है उसको हम म्युनिसिपैलिटीज बोलते हैं। सबसे पहले हम गांव की लोकल गवर्नमेंट पढ़ते हैं जिसको हम पंचायती राज बोलते हैं, कि गांव का जो पंचायती राज सिस्टम है, यानी जो गांव लेवल पे लोकल गवर्नमेंट होती है उसको वो कैसे ऑपरेट करती है। देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। हर एक गाँव, पंचायती राज सिस्टम पढ़ रहे हैं, हर एक गाँव और बहुत सारे छोटे छोटे गाँव का एक ग्राम पंचायत होती है। यानी अगर गांव ठीक पॉपुलेशन है, एक ग्राम पंचायत, अगर बहुत छोटे छोटे गांव है तो 2-3 गांव मिला करके एक ग्राम पंचायत बनाते हैं। आगे समझ में। दूसरा, उस ग्राम पंचायत में कुछ पंच चुने जाते हैं, मतलब मेंबर्स मिलकर के कुछ पंच चुनते हैं, और उन पंच का भी एक प्रेसिडेंट जो है सरपंच। आ गया। ये चूज कौन करता है, वहां की एडल्ट पॉपुलेशन, यानी वो लोग जो 18+ हैं और वोट कास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, ऐसे ग्राम पंचायत समझ आया। ग्राम पंचायत क्या है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट है ग्राम सभा का। अब ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा कुछ नहीं है बल्कि वो जो जितने भी लोग हैं ना जो वोट कास्ट कर सकते हैं, उनका एक ग्रुप है जो सुपरविजन रखता है ग्राम पंचायत के मेंबर्स पे, कि भाई ये जो ग्राम पंचायत के हमने लोग चुने हैं वो काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ग्राम सभा बेसिकली ग्रुप ऑफ वोटर्स है जो सुपरविजन रखता है, और ग्राम सभा में 2 से 3 बार मीटिंग होती है, 2 से 3 बार ग्राम सभा बैठती है, जिसमें ये डिस्कस किया जाता है कितना रेवेन्यू दिया जाएगा, कितना बजट दिया जाएगा और क्या क्या काम हो गए हैं। सिंपल सा टॉपिक था, समझ आया। एक गांव या बहुत सारे गांव की ग्राम पंचायत हो गई, उसके बाद एडल्ट पॉपुलेशन वोट कास्ट करती है, पंच और सरपंच चुनती है। ग्राम सभा क्या है, बेसिकली एक आपकी सभा है जो 2 से 3 बार बैठती है, और इसमें सारे के सारे वो लोग हैं जो वोट डालते हैं और देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहां से आया इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनना। एक ग्राम पंचायत, एक विलेज की एक ग्राम पंचायत, ठीक है, इसको किसने चुना, एडल्ट पॉपुलेशन है। अब जब बहुत सारी ग्राम पंचायत मिल जाती है, यानी एक गांव की ग्राम पंचायत, 2-3 गांव की फिर एक ग्राम पंचायत, जब बहुत सारी ग्राम पंचायत आपस में मिल जाती है उसको ब्लॉक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। और फिर जब बहुत सारे ब्लॉक्स आपस में मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जिला परिषद बोलते हैं। यानी विलेज हो गया, यानी कि जो आपका
यहाँ पे देखो, आपकी जो ग्राम पंचायत है वो बिल्कुल विलेज लेवल पे है, गांव के लेवल पे, बट जब वो ब्लॉक बन जाएगी, यानी बहुत सारे ग्राम पंचायत जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे, पंचायत समिति, जिसको हम ब्लॉक और मंडल भी कहते हैं। फिर बहुत सारी पंचायत समिति मिलेंगी, वो क्या बनाएंगी, जिला परिषद बनाएगी, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो यानी कि लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो आपके गांव से लेकर के आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है। और वो जाता कैसे है, इसी वे में, पहले ग्राम पंचायत होगी, बहुत सारी मिलेगी, फिर वो पंचायत समिति बनाएगी, बहुत सारी पंचायत समिति मिलकर के जिला परिषद बनाएगी। आगे समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक के मेंबर्स कौन चुनते हैं, जो पंचायत मेंबर्स हैं, यानी जो पंच और सरपंच है वो सारे आपके ब्लॉक के मेंबर्स को चुनते हैं। सेम जिला परिषद के मेंबर्स कौन कौन होते हैं, एमएलए, डिस्ट्रिक्ट का एमएलए हो सकता है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिशियल हो सकता है, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, और हेड होता है जो जिला, जिसको हम जिला परिषद चेयरपर्सन बोलते हैं। सेम ऐसे अर्बन लेवल पे भी एक लोकल गवर्नमेंट होती है, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। अगर वो छोटे शहरों में है, मतलब बहुत टाउन्स में है, कस्बे में है, तो उसको म्युनिसिपैलिटीज बोलते हैं और वहां का हेड को चेयरपर्सन बोलते हैं। और अगर वो बड़े शहरों में है, बिग सिटीज में है, तो उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बोलते हैं और वहां का हेड मेयर होता है। तो यही सब था यार आपके इस छोटे से चैप्टर में। इसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, इसके पूरे कंप्लीट नोट्स मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाल दिए हैं। जितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने बुक से देख के सारी इंक्लूड कर दी हैं। तो प्लीज इसे अच्छे से रिवाइज करना और नीचे कॉमेंट जरूर लिखना कि तुम्हें कैसा लगा। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।